नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। रण 403 2022 में आज एक नया चैप्टर और जुड़ गया। चाचा भतीजे ने एक दूसरे से दिल मिला लिया। चाचा तो कई रोज से कह रहे थे हम गठबंधन करने को तैयार है, हम विलय करने को तैयार है, लेकिन आज भतीजे ने कहा कि हम चाचा का पूरा सम्मान करेंगे। और वो यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा हम ज्यादा सम्मान करेंगे। इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अखिलेश के इन शब्दों के क्या मायने हैं, क्या होगी अब आगे की राह। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है प्रसपा से पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया, बड़े लोकप्रिय हैं, जनाधारित नेता हैं, बड़े सम्मानित हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे हैं समाजवादी पार्टी से नितेंद्र यादव, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से हैं मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेरिया जी और नितेंद्र जी, आज तो आप लोग बड़े खुश हो गए क्योंकि चाचा भतीजे दोनों एक हो गए। क्या कहना बेरिया जी? मैं सबसे पहले आपका ही रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए, ये उनका पारिवारिक मामला था और इस चीज़ को बढ़ाने में मुझे लगता है कि जितना उनके बीच में दूरियां नहीं थी, उतना लोगों ने दूरियां पैदा करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि परिवार एक था, संबंध ऐसे नाजुक थे कि उन संबंधों को बार बार शिवपाल जी कहते रहे कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मुझे टिकट भी नहीं चाहिए। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व संभालें, लेकिन ये बैठकर बात आमने सामने होनी चाहिए। टेलीफोन पर बात हुई या नहीं हुई, ये हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन लगातार शिवपाल जी का ये कहना था कि गांधीवादी, लोहियावादी, चरण सिंहवादी, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतें अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई तो बीजेपी का मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। ये लाइन शिवपाल जी ने पहले दिन से ले रखी थी। अखिलेश जी भी यदा कदा ये बोलते रहे कि हम चाचा का पूरा सम्मान करेंगे और उनके लिए जसवंत नगर सीट हमने पहले से ही छोड़ दी है, वहाँ पर कोई नहीं लड़ेगा, हम उन्हें मंत्री भी बनाएंगे। इसलिए जहाँ तक संबंधों की बात है, अलग अलग पार्टी होने के बाद भी वो जो पारिवारिक संबंध थे, वो जो आत्मीयता थी, वो कभी टूटी नहीं और एक दूसरे का कभी असम्मान भी नहीं किया। शिवपाल जी ने जब कभी मिले तो माननीय अखिलेश जी ने उनका उसी तरह सम्मान किया जैसे एक भतीजे को अपने चाचा का सम्मान करना चाहिए, और शिवपाल जी ने भी उसी प्रेम से उन्हें आशीर्वाद दिया जैसे एक चाचा को देना चाहिए। ठीक बात आपकी। तो इसलिए इसमें हम लोगों को कोई संदेह नहीं था, क्योंकि एक ही विचारधारा की 2 पार्टियां बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकती। ठीक बात। कहीं ना कहीं जाकर इनको मिलना होगा। और इसीलिए जो हम लोग थे, हम लोगों ने कभी भी इस परिवार के प्रति किसी के बारे में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, चाहे डिबेट रही हो या बाहर रहा हो, ताकि इनके दिल को कोई ठेस लगे। क्योंकि हमने सबके नेतृत्व में काम किया है। हमने मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में काम किया, उन्होंने ही हमें नेता बनाया। हमने प्रोफेसर राम गोपाल जी के नेतृत्व में काम किया, हमने शिवपाल जी के नेतृत्व में काम किया। अखिलेश जी ने तो मुझे मंत्री ही बनाया और मंत्री बन करके हम उनके साथ रहे। अब वो कौन से कारण थे जिनके कारण उन्होंने हमको बाहर किया या पार्टी से निकाला, आज तक मैं अंधेरे में हूं, वो कारण मुझे पता नहीं चला। कभी मुलाकात होगी तो अब आपका मामला होगा और आप समझेंगे भी। नितिन जी, जैसा कि आप सीधे सैफई से चले आ रहे हैं, आज जब ये घोषणा की अखिलेश जी ने कि मैं सम्मान करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान, कैसा माहौल था वहाँ पर सैफई में और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए वर्मा जी, जैसा कि आप चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव
आज की डेट पर इसमें तो कोई शंका है नहीं कि नौजवानों के समाजवादियों के सर्वमान्य नेता हैं और उनकी जो भाषा और उनकी जो शालीनता है इसकी चर्चा तो विपक्ष भी करता है। और रही बात आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, वो उनके चाचा थे, हैं और सदैव रहेंगे और हमेशा उनके लिए भी जब उन्होंने भी कभी कुछ बोला है तो हमेशा सम्मानजनक शब्दों का ही इस्तेमाल किया है और ये बात हमेशा कहते रहे कि चाचा का सम्मान है, चाचा का सम्मान रहेगा। उनकी सीट, जैसे आदरणीय पूर्व मंत्री बेरिया जी ने कहा कि उनकी सीट जसवंत नगर है, वो छोड़ दी गई है पहले से भी, और ये भी कहा जाएगा कि कभी भी पार्टी अलग हो गई लेकिन आदरणीय शिवपाल जी विधायक आज भी समाजवादी पार्टी के ही हैं। समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह से जीत करके आए थे। पार्टी बनाने के बाद भी कभी उनको हटाने और इस तरीके की बातचीत और जैसे जिससे कि संबंधों में खटास आए, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया। और ये हम सब समाजवादियों के लिए, ये हम सब समाजवादियों के लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है। और ये चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग, दोनों लोग हमेशा चाहते हैं, सारे कार्यकर्ता चाहते थे, क्योंकि विचारधारा का मामला था कि ये एक होकर के लड़ें जिससे सांप्रदायिक ताकतों को दूर किया जाए। और ये निश्चित रूप से आज हम लोगों के लिए आगे क्या रणनीति होगी तो वरिष्ठ नेता तय करेंगे। आपने सुना चाचा भतीजे एक हो गए, अब आपको थोड़ी परेशानी होगी, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब वैसे भी अखिलेश रोज किसी न किसी व्यक्ति को अपने साथ मिला रहे थे, आज चाचा जी भी उनके साथ में आ गए हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए वर्मा जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या लगेगा क्या नहीं, दिशा ये नहीं है। दिशा ये है कि जिस तरीके से सबको पता था कि शुरू से ही जिस तरीके इनको अपमानित करके निकाला गया, पार्टी से बाहर किया गया, और वहां तो और भी छोड़िए, आज चूंकि संकट में है अखिलेश जी, तो उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी भी इसलिए कि अभी हमारे नितिन जी कह रहे थे कि नौजवानों के नेता है अखिलेश जी, अखिलेश जी लोकप्रिय है, अखिलेश जी ये है, अखिलेश जी, तो ये पूरे प्रदेश की जनता को पता है। और अखिलेश जी सर्वसम्मान नेता इसलिए भी नहीं है कि अभी जिस तरीके से 2 दिन पूर्व जिस तरीके की भाषा का प्रयोग इनके नेता अखिलेश जी यादव जी के द्वारा किया गया, वो प्रदेश की जनता ने भी सुना। ये इनका पारिवारिक मामला है, ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आएंगे साथ नहीं आएंगे, कभी संकेत देंगे, कभी गठबंधन के लिए बुलाएंगे, ये विचार इन दोनों लोगों का है। वो दोनों लोग क्या करते हैं, हम शिवपाल सिंह को पहले भी मानते थे कि वो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी को मानते थे वो विपक्ष है, और आज भी मानते हैं कि वो विपक्ष के लोग हैं, इनको सबको एक होना ही है। होना भी इसलिए है कि आपने देखा होगा अक्सर जिस तरीके से जब कभी कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु सब एक डाल पे आ जाते हैं। इसलिए आ जाते हैं कि उसमें बचा जा सके। और जब बाढ़ निकल जाती है तो फिर सब अलग अलग, कोई दूसरी तरफ भागता है, कोई तीसरी तरफ भागता है, कोई चौथी तरफ भागता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, अभी बहुत कुछ आपको दिखेगा। अभी शिवपाल जी लगातार 3-4 दिनों से लगातार बोल रहे थे कि भतीजा बुला ले मैं चला जाऊं, भतीजा आपको बुला ले मैं चला जाऊं। तो ये जिस अपमानित ढंग से शिवपाल जी को निकाला गया था, इसके बाद में जब उनका परिवार एक हो रहा है तो नितिन जी को बनाइए और शिव कुमार जी को बनाइए। चलिए ठीक बात, अनूप जी ठीक है। अब बेरिया जी ये कह रहे हैं, मैंने बीजेपी का सोचना ये है कि मजबूरी है और मजबूरी में किया गया है, और इनका ये भी कहना है कि जब तूफान आता है, यो बीजेपी का तूफान आ रहा है, बीजेपी की तेजी से लहर आ रही है, तो सब भाग रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं, और जब ये स्थितियां निपट जाएंगी तो फिर ये क्या मजबूरी का गठबंधन है? और नहीं तो बहुत दिनों से, ये बात भी अनूप में ठीक कह रहे हैं कि बहुत दिनों से आपने देखा खींचतान चल रहा था, और आज भी ये खुल करके नहीं कहा गया है कि गठबंधन हो गया है या विलय हो गई है, आज भी नहीं। आज तो अखिलेश जी ने एक शब्द और जोड़ दिया, उन्होंने कहा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको चुनाव में साथ रखूं। क्या कहेंगे बेरिया जी? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये मसला उन दोनों के बीच का है। उसमें चाहे प्रसपा के कार्यकर्ता हूं या सपा के कार्यकर्ता हूं, उनका कोई योगदान या कोई भी इस तरीके का कदम नहीं है कि वो लोग मिलकर कोई बात कर सकें, क्योंकि ये परिवार का मामला है। और जैसा हमारे भतीजे ने कहा
कि शिवपाल जी को अपमान करके निकाला गया, ये शायद अतिशयोक्त कर रहे हैं। शिवपाल जी को कभी भी अपमानित करके आज की तारीख तक अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि वे पार्टी के बाहर हैं। अगर पार्टी के बाहर होते तो उनके खिलाफ पार्टी से निकालने की कार्रवाई होती, लोग विधानसभा अध्यक्ष को परिपत्र दिया जाता है। दिया तो गया नहीं, वो वापस ले लिया, वापस ले लिया आपने, वो वापस ले लिया गया। मतलब हमने नहीं लिया, जो भी है। वो कुछ लोगों के, जैसे मैंने कहा कि हर दल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेताओं के कान भरने वाले होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने, लेकिन उन्होंने तत्काल उसमें सुधार किया और वो जो विधानसभा अध्यक्ष के पास लेटर था उन्होंने वापस ले लिया। वापस है, ठीक है, ये सही है। ये बात है। दूसरी चीज ये है कि अहंकार राजनीति में बहुत ही खतरनाक चीज होती है। अहंकार अगर किसी पार्टी को हो गया कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता या हमारे सामने कोई है ही नहीं, तो इस दुनिया ने बहुत से अहंकार देखे हैं। इस दुनिया ने रावण का अहंकार भी देखा, इस दुनिया में लोगों ने कौरवों का भी अहंकार देखा, और उस अहंकार की परिणति क्या हुई? अगर हम शिष्ट हैं, शालीन हैं, मैं पूछना चाहता हूं चुनाव किस बात पर होगा? चुनाव इस बात पर नहीं होगा कि बाढ़ आ गई, ये सब एक नाव में बैठ गए। कहां बाढ़ आ गई? चुनाव होगा कि आपने क्या वादे किए थे और उन वादों पर कितने आप खरे उतरे। बीजेपी का ये एक बहुत पहले से एक रटा रटाया फार्मूला है कि समाज को किसी भी तरह से आप हिंदू और मुस्लिम में बांट दो। अगर हिंदू मुस्लिम में बट जाएगा तो हमें जीतने में आसानी होगी, और अगर नीतियों पर, कार्यक्रमों पर चुनाव होगा तो फिर हमको रास्ता नहीं मिलेगा। एक भी वादा जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, जैसे उन्होंने बहुत लुभावना नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने बहुत लुभावना नारा दिया था कि काला धन इतना है कि वो हम ले आएंगे तो लोगों के खाते में अपने आप 15-15 लाख रुपए पहुंच जाएगा। ना काला धन आया और ना लोगों के खाते में पैसे पहुंचे। उल्टे जो काम किए गए, काला धन न लाने के कारण जनता में जो आक्रोश बन रहा था, उस आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने नोटबंदी कर दिया। ठीक बात। कहां बड़ी मांग हो रही थी भाई नोटबंदी की, और नोटबंदी में जितना धन था वो पूरा का पूरा आ गया, तो काला धन गया कहां? और उस लाइन में लग करके सैकड़ों लोग मर गए। ठीक बात। सैकड़ों लोगों की शादियां टूट गई, सैकड़ों लोग अपमानित हुए, अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाए, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर लिया। उनके भाइयों ने कि हमारी बहन की डोली उठने वाली थी और आज ये हो गया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने यूपी में जो, एक मिनट अनूप जी, जरा एक मिनट बस, मेरे जी कह रहे हैं कि यूपी में भी अमित शाह, मोदी आए थे, कह रहे थे हमने 90% अपने वादे जो प्रदेश में किए थे पूरे कर दिए। वो काम गिनाए। और जो है, मैं अखिलेश जी के काम गिना दे रहा हूं आपको। अखिलेश जी ने वादा किया था 23 महीने में सड़क बनकर, विश्व स्तरीय सड़क बनकर तैयार हो गई। ये जो पूरब में सड़क बना रहे हैं वो किस हालत में, जरा बताने की कोशिश करें कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बना रहे थे, आज 4.5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेस कहां तक पहुंची है? 1 to 1 कर लीजिएगा फिर कभी आगे, जी 1 to 1 आगे कर लीजिएगा फिर कभी। मैं जब बोल रहा हूं आपको इतना, आप हमारे भतीजे हैं, तो आप इतनी शालीनता बरतना चाहिए कि जो टीवी डिबेट्स में होता है बीच बीच में कूदने का, तो वो आप बंदर कूदी मत करिए। ठीक है, ये आप मत करिए। हम जब आप बोल रहे थे तो मैंने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, तो आप कृपा करके शांत रहे, मैं कह लूं, उसके बाद आपको जो कुछ कहना आप कहिए। आप जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप पूरा कहिए, आपको पूरी छूट है। मैडम आपकी बात को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, आप बोलिए, लेकिन 1 to 1 भी हो सकता है। वर्मा जी कभी बुला के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस की हालत देख लीजिए। माने आपका कहना सीधा सीधा ये है कि इन्होंने जो वादे किए थे, अगर वादों पर हम मेट्रो का शिलान्यास अखिलेश जी ने किया, हाँ, लेकिन उद्घाटन तो ये उसके बाद उड़ाने कहां? ये 2 स्टेशन तक बन गई तो बनना थोड़ी कहा जाता है। लखनऊ की एक्सप्रेस मेट्रो अखिलेश जी ने पूरी कर दिया था। अखिलेश जी ने कहा कि हम लैपटॉप बांटेंगे, बांटा उन्होंने।
अखिलेश जी ने कहा था गरीबों को साइकिल बांटेंगे, ये बांटा बार उन्होंने। बार आप लोग क्यों कह देते हैं अधूरा काम? क्या चाहते हैं कि जो नई सरकार है वो काम न करे? अगर नहीं 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 मेट्रो शिलान्यास आपने कर दिया, वो काम मतलब आप करे, क्या चाहते लेकिन हैं? काम कौन से पूरे किए? पुराने काम के शिलान्यास को। जैसे मेट्रो कह रहे हैं, मेट्रो पूरा कर रहे हैं, और देखिए उसका मेट्रो पूरा उद्घाटन नहीं हुआ, अगले महीने होने नहीं वाला नहीं, है। 2 स्टेशन चलिए। वो अच्छा, आप खड़ी करके दिखा दो मेट्रो, तो मेट्रो आ गई, चलिए। उसका मतलब नहीं होता। चलिए, हो गया। फिर मैं आपसे बात करूँ नितिन, क्या अब ये मान लिया जाए एज ए फाइनल कि सपा बसपा में बिल्कुल गठबंधन हो गया है या फिर विलय हो गया है? क्या माना जाए, जरा हमको ये समझा दीजिए। या प्रक्रिया अभी चलनी बाकी है कि कितनी सीटें, कौन कहाँ लड़ेगा, अभी एडजस्टमेंट होना है? क्या कहेंगे इस बारे में? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आपने सुना जी, और सदैव से जो बात वो कहते आ रहे हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़े कि चाचा का सम्मान है और चाचा का बड़ा सम्मान होगा। अब इस बात के क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग, ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि कोई दुर्विरोधी पार्टियां रही हो जिनके बारे में हमारे जैसे कार्यकर्ता कोई टिप्पणी करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान और हमेशा से, और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी भी हम लोगों के आदरणीय हैं, सदैव से हम लोगों को राजनीति में लाने वाले और आगे बढ़ाने वालों में से उनका प्रमुख योगदान है। पहली बार मुझे शहर का अध्यक्ष उन्होंने ही बनाया था और हम उनका भी सम्मान करते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके कद, उनके पद के हिसाब से फैसला किया है और आगे करेंगे। और उन्होंने सदैव यह भी कहा कि उनके और लोग, जो जैसा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी कहते हैं, मेरा और मेरे साथियों का सम्मान होना चाहिए। एक मिनट वर्मा जी, तो वो कहते हैं कि मेरा और मेरे साथियों का सम्मान होना चाहिए। हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा कि जो भी चिताऊ कैंडिडेट हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, उनका सम्मान हुआ जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं कोई ऐसे गठबंधन होगा, क्योंकि आज जो अखिलेश से बात की गठबंधन की है, विलय की बात नहीं की। गठबंधन होगा कि विलय होगा? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं और जो दोनों लोगों परस्पर सहमति बैठ करके तय हो जाए, चूंकि दीपावली का त्योहार है। अच्छा। आज वो मिलेंगे, बैठेंगे, अभी समय और है। अभी आदरणीय नेताजी का जन्मदिन भी बाकी है, 22 नवंबर जन्मदिन है। हम लोगों के लिए, समाजवादियों के लिए उत्सव से कम नहीं होगा, वो तब तक हो जाएगा। ये विषय है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए चिंतन का हो सकता है। जो 15 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं और उसके जो परिणाम आए हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वो परिणाम 2022 के यूपी में भी फोकस कर रहे हैं? और खास तौर से एक महंगाई का मुद्दा, और जब ये सब ताकतें एक हो जाएंगी तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं लोग जी? आप, मेरी आवाज आई आपको? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। मैं आपको एक वर्ड कह रहा हूं कि जो अभी कल 15 राज्यों के उपचुनाव के परिणाम आए हैं और उसमें आपको लगता नहीं कि 2022 के यूपी के चुनाव में उसका फोकस होने जा रहा है? और खास तौर से महंगाई का मुद्दा, जिसको लेकर के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद कह रहे हैं कि इसने हरवा दिया, तो क्या आपको नहीं लग रहा उससे आप विचलित हैं आप इस समय? नहीं वर्मा जी, देखिए निश्चित तौर पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इससे हम लोग पीछे भी नहीं भाग सकते। हमारी सरकार है, हमारी जवाबदेही है इस महंगाई पर। हम उसको कैसे नियंत्रित करें? बहुत सी वैश्विक चीजें, वैश्विक निर्यात है, जिस तरीके से आयल है, आयल के दाम तेजी में बढ़ रहे हैं और वो बाहर से आयात होता है, इंडिया में आता है। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और हम कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर चिंतित है। लेकिन जो परिणाम आए हैं, परिणाम निश्चित तौर पर ये पहले से ही पता था। आपने भी देखा होगा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का आतंक वहां पर किया गया था चुनाव ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद, इस तरीके के परिणाम पहले से अप्रत्याशित थे कि ये परिणाम आने हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी हम जीते हैं, हम वहाँ हिमाचल में भी हारे नहीं, जेडीयू जीती हमारी, तो गठबंधन है। ये विषय नहीं है, ये सच है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका सामना करेंगे आप 2022 के चुनाव में? वर्मा जी, इसका सामना भी करेंगे और इसके उपाय भी ढूंढेंगे। इसका सामना भी करेंगे, इसका उपाय भी ढूंढेंगे। जनता को राहत देने के दायित्व हमारी सरकार को है और हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं आपके चैनल में कि हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। अभी ये कह रहे थे नितिन जी कि दोनों लोग, वर्मा जी विषय यही है
ये तो शुरू से ही एक थे, इनमें कहीं अलग नहीं थे। हम लोग मेरी पार्टी ने कभी इनको अलग नहीं माना, और हमें पहले से ही पता था, पूरी पार्टी को पता था इनके कार्यकर्ताओं। लेकिन अभी देखिए कितने पेज है। ईश्वर करे, भगवान करे, दीपावली के दिन अभी इन्होंने कहा कि दीपोत्सव होगा। अगर इनका दीपोत्सव दीपावली के दिन शिवपाल जी के और अखिलेश जी के मिलन से होना था, तो 5 वर्ष पूर्व जिस बेकर्दी से भी शिव कुमार जी कह रहे थे कि उनकी बेइज्जती नहीं की गई, तो राजनीति में एक जिसको मुखिया का दूसरा नंबर हो, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना, उसको अपनी पार्टी बनानी पड़ी, ये अपमानित हो सकता है। तो राजनीति में अपमान की परिभाषा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये शिव कुमार जी समझते हैं। और अभी इन्होंने खुद कहा कि मुझको पार्टी से क्यों निकाल दिया गया, मुझे पता नहीं था। ठीक बात। तो ये आत्मचिंतन का विषय है समाजवादी पार्टी और प्रस्ता का। ये वो आत्मचिंतन करे, हमारी आत्मचिंता न करे। हम जनता की चिंता करते हुए जो हमने जन कल्याणकारी विकास की योजनाएं धरातल पहुंचाई, हमको जनता सीट पे खड़े रहे हैं। हम निश्चित तौर पर पार्टी सेवा नहीं, सत्ता नहीं, संगठन, हमने जो सेवा का माध्यम बनाया संगठन को, और घर घर गए। ठीक बात, मान गए। आलोक जी एक मिनट अभी आज बेरिया जी से बात कर। बेरिया जी, ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश ने जिन्ना को लेकर के जो बयान दिया और जिस तरीके से बीजेपी उनके ऊपर हमलावर हो गई, तो उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए अखिलेश ने तुरंत चाचा के सम्मान, चाचा से के साथ चुनाव लड़ने की बात कह करके एक डाइवर्ट किया है। क्या आप ये मानते हैं कि यही एक कारण था जिन्ना का? और दूसरा हम आपसे ये भी सवाल पूछना चाहेंगे कि जिन्ना को लेकर के जो अखिलेश ने कहा था, उसे आप कहां तक उचित मानते हैं? कि बड़े नेता देश के और जिनको लौह पुरुष कहा जाता था वल्लभ भाई पटेल के बाद, अडवाणी जी ने जिन्ना के बारे में क्या कहा, यशवंत सिंह जी ने जिन्ना के बारे में किताब लिखी, उसमें क्या कहा। असल में जिन्ना के 2 स्वरूप हैं। एक स्वरूप जिन्ना का 37 के पहले का है, क्योंकि 37 के पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हिंदू महासभा की बैठकों में भी जाते थे, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुस्लिम लीग की बैठकों में जाते थे। कांग्रेस की बैठक में जाते थे और मुस्लिम लीग की बैठक में भी जाते थे, कोई रोक नहीं थी। लेकिन उस वक्त जिन्ना जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। लेकिन जिन्ना का जो दूसरा स्वरूप 37 के बाद आया, वो इस मुल्क के लोगों के लिए घातक आया। वो बंटवारे तक चला गया, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान का आम आदमी जिन्ना से घृणा करता है, और घृणा करना भी चाहिए, हम लोग भी घृणा करते हैं। लेकिन अखिलेश जी का तात्पर्य था 37 के पहले का जिन्ना जो आडवाणी साहब ने कहा था। तब क्या ये बताएंगे कि कांग्रेस के आंदोलन में जिन्ना थे कि नहीं थे? जिन्ना लंदन में पढ़ने के बाद आकर किसको जिन्ना ने नेता माना? जिन्ना ने लंदन के अंदर किस भारतीय का जमकर चुनाव प्रचार किया, और वो भारतीय वहां की पार्लियामेंट में चुनकर भी गया। क्या ये उनके नाम बताने का कृपा करेंगे? तो ये भाजपा वाले विफल क्यों गए? क्यों इतना? कोई इशू नहीं है इनके पास, कोई इशू नहीं है। जैसे लोकतंत्र में 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। सत्ता का काम होता है बोलना कम, करना ज्यादा, कलम चलनी चाहिए। सत्ता की कलम चलती है, कलम से जनता को जवाब देते हैं। विपक्ष की बोली चलती है कि जो आपने कहा था हम उसकी ओर आपको का इशारा करेंगे कि आप इन बातों पर ध्यान दें, और ये यहाँ पर आप गड़बड़ हो रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। ये चाहते हैं कि विपक्ष अपने दायित्व का निर्वाह न करे। रात दिन ये खाली विपक्ष को गालियां देने में समय नष्ट करते हैं, अपनी उपलब्धियां बताने के बजाय। हमारा तो काम ही है, हम विपक्ष में हैं, हम आपको छेड़ेंगे, हम आपसे पूछेंगे, और मीडिया को भी सवाल इनसे पूछना चाहिए, विपक्ष से नहीं पूछना चाहिए। कोई विपक्ष का काम तो उनकी कमजोरियां बताना है। आज जो ये दौर चल रहा है, इसमें तो हम उल्टा देख रहे हैं, जो 70 साल की आजादी के बाद देखे नहीं कि सवाल विपक्ष से, सवाल होने चाहिए सत्ता पक्ष से कि आपने जो कहा था वो किया कि नहीं किया। 1 रुपए कीमत बढ़ती थी रसोई गैस की, सर पर गैस रख के डांस होता था दिल्ली में, क्या नहीं देखा लोगों ने? पेट्रोल और डीजल 100 के पार चले गए। डीजल जब जब बढ़ेगा
तब तक हर चीज बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रक चलेंगे, सामान के दाम बढ़ जाएंगे, सुई से लेकर नमक से लेकर हवाई जहाज तक के दाम बढ़ जाएंगे, रसोई महंगी हो जाएगी, आपकी कीमतें बढ़ जाएंगी, खेती महंगी हो जाएगी। आज खेती की सिंचाई पर जितना डीजल लग रहा है, किसान की मौत हो जाएगी, उसकी लागत, इसके बारे में क्या विकल्प है इनके पास? हमारे आसपास के जितने देश हैं, लंका में हमसे सस्ता, नेपाल में हमसे सस्ता, बांग्लादेश में हमसे सस्ता, जिस पाकिस्तान को बार बार गालियां देते हैं जो शत्रु देश है। लेकिन अखिलेश को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था इस समय, इस तरीके की जिन्ना की बात करके इनको मुद्दा दे देना। नहीं, क्या उनके दिमाग में बात आई, कैसे उन्होंने कह दिया, क्या किया, लेकिन उनका जो कहने का उद्देश्य था वो वही था 37 के पहले। अनूप जी, आप सुनेंगे बेरिया जी ने जो बात कही है उसमें ये साफ बात है कि आपको तो केवल आपको गलत रास्ते से मुद्दों को उठा करके बिफरना है, सही बात को समझना नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो काम सत्ता को करना चाहिए वो विपक्ष ही लेगा। आप उससे सवाल पूछने लगते हैं, क्या कहना है अनूप जी? अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए, बेरिया जी की बात सुनिए आपने? भेड़िया जी ने जो कहा, हाँ, बड़ा आज सोच रहा है इस डिबेट में कि भेड़िया जी जैसे इतने समझदार नेता जिस तरीके की डिबेट बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि विपक्ष का काम होता है सत्ता को गरियाना। ये सब इस्तेमाल नहीं किया, अभद्र भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करता। हमारा काम आपको बताना है कि आपने ये वादे किए हैं, जनता के ऐसे जिन्ना है विपक्ष को आईना दिखाना, सत्ता को आईना दिखाए। इनके नेता ये एक बात बताता, पिछले 4.5 वर्षों पे एक कोई ऐसा आंदोलन बता दे जो जनहित में किया हो इन्होंने, एक कोई ऐसा आंदोलन बता दे कि जनता इनके साथ जुड़ी हो। ये महंगाई की बात करते हैं, ये महंगाई में कितना इन्होंने जनता के बीच विपक्ष को कोसा, विपक्ष की भूमिका अदा की। ये लगातार योगी जी को गरियाने का काम, योगी जी को टेलर बाबा है, योगी जी अगर माफियाओं पर बुलडोजर चलाकर उनकी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं, तो अतीक की संपत्ति ध्वस्त कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी की संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं। वर्मा जी, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जुड़े अन्य लोग इसी बात से घबराए हैं कि इनके द्वारा जिस तरीके से अपराध किया गया पिछले 5 वर्षों में, 2012 से लेकर 2017 तक, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को पता है और ये शिव कुमार जी को पता है। मैं शिव कुमार जी का सम्मान करता हूँ, मैं कहता हूँ कि पूरे अखिलेश जी की सरकार में सबसे अच्छे मंत्री थे, लेकिन शिव कुमार जी को पता है कि वहां पर कौन कौन से मंत्री थे, जिसमें किस किस तरीके के आरोप उत्तर प्रदेश। ठीक बात, ठीक, एक बात ठीक है। मेरी जी कुछ कहेंगे? आप कह रहे हैं आज की तारीख में जी, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि योगी जी बेईमान है, लेकिन योगी जी की सरकार के बाकी मंत्रियों के यहाँ क्या क्या हो रहा है, ये समाज से, जनता से छुपा हुआ नहीं है। लोग कहते नहीं भय, बस चूंकि भय का वातावरण है इसलिए लोग कहते नहीं। दूसरी तरफ किसी को जलील करना या किसी को अपमानित करना, मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी शान के खिलाफ हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, कहना भी नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक नेता को, किसी भी नेता के खिलाफ, क्योंकि राजनीति जो कर रहे हैं, कभी आज कोई सत्ता पे रहेगा, कल कोई विपक्ष में जाएगा। तो हम लोगों को आपस में मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और हमारा काम जनता की सेवा करना है। जनता आपको सत्ता दिया, सत्ता के भाषण करिए, हमें विपक्ष में बैठा रहा तो हमको विपक्ष के दायित्व को पूरा करना है। हम अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं, इसमें कहीं गाली देने का सवाल नहीं पैदा होता, कहीं नेताओं को अपमानित करने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन देश की जो समस्या है, आप बताइए कि नोटबंदी पर विपक्षी नेता लड़े कि नहीं लड़े, सवाल उठाए गए कि नहीं उठाए गए। जीएसटी आई, सभी विपक्षी नेताओं ने कहा कि जीएसटी से जो हमारा वैश्य वर्ग है इसकी मौत हो जाएगी। आज एक एक वैश्य से आप बात करिए, रो रहा है। जो जो इन्होंने लागू किया, इन्होंने वो एनआरसी लागू किया, उसके खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, विपक्षी नेताओं ने उस आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद अब कृषि आंदोलन, दुनिया में पहली बार, दुनिया में मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा आंदोलन दुनिया में आज तक नहीं चला, जिसका एक बेटा सेना में गोली खा रहा है और एक बेटा खेती से अन्न उपजा रहा है।
ऐसे लोगों को आज 1 साल से न सिर्फ बैठे हैं बल्कि उनके बीच से 700 लोग मर गए। इन नेताओं की संवेदनहीनता देखिए कि एक भी मौत पर सहानुभूति जारी नहीं किया कि भाई इसकी मौत हो गई और हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। कोई गया भी नहीं, उनके घरों पर नहीं गया। किसान जो मरे इस धरने पर, उनके घर पर भी इस पार्टी का कोई नेता नहीं गया। एक शब्द भी उनकी सहानुभूति के बारे में नहीं हुआ। आज वो किसान जो हमारा पेट भरते हैं, अन्नदाता है, 1 साल तक कोई भी आंदोलन पूरे विश्व में नहीं चला। यहां तक कि आजादी के जमाने में भी कोई आंदोलन इतना लंबा नहीं चला। 6 महीने चला, 3 महीने चला, 2 महीने चला। 1 साल से लोग बैठे हैं और ये सरकार, और फिर ऐसा काम, फिर किस किसान ने आपसे मांगा था कानून? ठीक बात। ऐसा कानून आपने बनाया कि हमने मांग ही नहीं किया, ठीक बात। आपने कानून लागू कर दिया। नितिन जी, एक सवाल जरा आप बहुत क्लियर कर दिए, क्या सपा बसपा का गठबंधन का या विलय का ऐलान होना बाकी है, नंबर 1, या अभी कुछ जो पेश है उनको आपस में इन लोगों बैठ करके सुलझाना है, नंबर 2, और उसके बाद ही कोई गति आएगी आपके आंदोलन में? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आज मैंने फिर कहा कि आज त्योहार का दिन है, दोनों नेता मिलेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर स्पष्ट बोल दिया है। अब ये बैठेंगे, तैयार करेंगे खाका, किसको क्या सीट मिलनी है, किसका कहाँ एडजस्टमेंट होगा, इसका आगे चल करके फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जैसा कि अभी अनूप जी कह रहे थे कि विपक्ष ने अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया और अनर्गल शब्द ले आते हैं, विपक्ष का काम है गरियाना, ये शब्द किसने अभी इस्तेमाल किया। इसी तरीका अभी कह रहे थे कि महंगाई की जब बात हुई तो इन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं कि महंगाई है और ये वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं। मैं इतना पूछना चाहता हूं, छोटा सा उदाहरण दे करके कि पेट्रोल, भारत के अंदर पेट्रोल 100 के पार हो गया, आज 109 रुपए 10 रुपए की पोजीशन हो गई है। और हमारे बगल का पड़ोसी देश है भूटान, जो जहां तक मेरी जानकारी है कि वो भूटान भारत से ही पेट्रोल खरीदता है, कच्चा तेल, और वो 76 रुपए में पेट्रोल बेच रहा है। ये बता दें कि आखिर ऐसी कौन सी वैश्विक स्तर पर आ गई। दूसरा, ये हमेशा तर्क उल्टे देते हैं, ये कहते हैं कि जीएसटी लाने से टैक्स बढ़ गया। अरे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ले आए आप, 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेचने लगे, जीएसटी 5 रुपए आती थी, वो 10 रुपए आएगी, तो स्वाभाविक रूप से टैक्स बढ़ जाएगा। जब आप महंगाई बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से टैक्स बढ़ जाएगा। और रही बात, जैसा कि अभी फिर इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिन्ना, बार बार जिन्ना, जैसे अभी इन्होंने एक शब्द कहा आईना दिखाना, उसको उन्होंने कह दिया कि गाली देना। इसी तरीके से मैंने पिछले दिनों भी डिबेट में बात कही थी कि जिन्ना की चर्चा सिर्फ एक बार आई जब आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा की बात हो रही थी। उनके पूरे चरित्र पर, उनके पूरे कृतित्व पर, उनके पूरे व्यक्तित्व पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भाषण कर रहे थे। जब शिक्षा का विषय आया तो उन्होंने बता दिया कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और जिन्ना जी एक यूनिवर्सिटी से पढ़कर के आए, और उसके आगे फिर उन्होंने कहा कि आगे बात बढ़ा दी कि इसके बाद भी उनका आजादी में योगदान था, अखंड भारत बनाया। तो अखंड भारत किसने बनाया? तो बात निश्चित रूप से पटेल जी के आ गई। मेरे एक सवाल आपसे पूछना है कि आप जैसा मेरे यहाँ पहले भी आए थे तो आपने कहा था कि अब जो है जितने भी दल है विपक्ष, इनको एक होना पड़ेगा, और अगर ये एक नहीं होंगे तो फिर स्थितियाँ बिगड़ेगी। देखा जाए तो ऑलमोस्ट अगर बीएसपी और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो एक मजबूती तो अखिलेश को और मिल गई है। एक तो राजभर के आने से अब शिवपाल का भी वो साथ दे देंगे, लेकिन उसके साथ जो बीजेपी है वो अपना जो एजेंडा दे रही है लगातार, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुत्व की पिच पर जो है चुनाव लड़ेंगे। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है जो उत्तर प्रदेश की जो नई पहचान हुई है मंदिर से, उसके द्वारा हम जो है अपना चुनाव लड़ेंगे। तो जब ये परिस्थितियां आएंगी, और अभी बीच में तालिबान की भी चर्चा शुरू हो गई है, और ये भी तक कह दिया गया कि तालिबान से भी निपट लिया जाएगा, बल्कि इसको तो पाकिस्तान में लेकर के काफ़ी रिएक्शन हुआ है। मेरा आपसे केवल सीधा सीधा ये कहना है कि जब ये पिच चलेगी
तो आपकी महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे कहाँ खड़े होंगे? और ऐसी स्थिति में आप लाख हो जाएंगे, लेकिन स्थितियां जो है ध्रुवीकरण की ऐसी होंगी जो आपके अनुकूल नहीं दिखाई देंगी। ऐसा है वर्मा जी। नहीं, मैं स्वीकार भी नहीं कर रहा जी। देखिए, ये इनका पुराना खेल है कि समाज को विभाजित करो, समाज में कड़वाहट पैदा करो। जैसे डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था कि अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता लोगों के दिलों को तोड़ती है और बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता देश को तोड़ती है। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था। तो हम इस समाज को सांप्रदायिकता के आधार पर कुर्सी पाने के लिए बांटना नहीं चाहते। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम वैमनस्यता नहीं चाहते। हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारा एक वोट का अधिकार है, उसी तरह से मुसलमानों का भी एक वोट का अधिकार है। स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव और नीतियों पर चुनाव हो, कार्यक्रमों पर, कि आपने क्या वादा किया था, वो वादे आपने कितने पूरे किए। हम क्या वादा कर रहे हैं, जो पिछला हमने कहा था वो किया, अब आगे हम कौन से वादे कर रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे। जनता को भरोसा करने दीजिए। इसमें मंदिर, मस्जिद, इसमें जिन्ना, इनको लाने की क्या जरूरत है? इनसे पेट नहीं भरना है। आदमी के तन पर कपड़ा, पेट में रोटी, उसका घर, चूल्हा, आंगन तभी चलेगा जब महंगाई, उसकी जेब की कीमत इतनी होगी को खरीद सकता हो। आज आपने 80% जनता को कटोरा लेकर खड़ा कर दिया है कि 5 किलो गेहूं के लिए वो खड़ा है। कोई भी स्वाभिमानी आदमी अगर उसके जेब में ताकत है तो वो कभी कटोरा लेकर खड़ा नहीं होगा। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे मुल्क का। क्या 80 साल की आजादी के बाद 80 करोड़ लोग कटोरा लिए लाइन पर लगे हुए हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। और ये इस हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। देखिए वर्मा जी, कितनी हद पर बात है कि अभी मैं कह रहा था, श्री कुमार जी बहुत सीनियर लोग, जिस तरीके से 80 करोड़ देश की जनता का अपमान अभी किया आपके टीवी चैनल पे, इन्होंने कटोरा थमा दिया। अगर हम किसी को अन्न दे रहे हैं, हम किसी को खाद्यान्न दे रहे हैं, हम अंत्योदय के नाम पर 35 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये शिव कुमार बेंजिया जैसे लोग टीवी पर बैठ के कहेंगे कटोरा थमा दिया गरीबों के हाथ में। ये अपमान करे, हम अपमान करने का काम जिस तरीके के लोग करते आए हैं, ये गरीबों का अपमान नहीं है मानवर, ये सरकार का अपमान है कि आपने उनको इस काबिल बना दिया कि वो बेचारे लाइन पे लगे हैं। ये सरकार का काम है, सरकार का अपमान है। वो गरीब तो बेचारा इसलिए खड़ा है कि उसके पास पैसा नहीं है। ये गरीब का अपमान नहीं है भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये गरीब का अपमान नहीं है, ये आपकी पार्टी का और आपका अपमान है कि आपने 5 किलो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं 5 किलो? भाई आप उनको इस लायक बनाइए कि वो समाज में समाहित हो सके। आप तो आज 80 करोड़ को लगाया गया, इन पर कल 90 करोड़ लगा दोगे, महंगाई बढ़ाते जाओगे। महंगाई के बारे में आप बोलिए ना कि डीजल, जब आपके चारों तरफ के देश डीजल कम दाम पर बेच रहे हैं, तो आप महंगा डीजल क्यों बेच रहे हैं? आप महंगा पेट्रोल क्यों बेच रहे हैं? आपको तथ्य दीजिए ना, आप तथ्य दीजिए, तथ्य कि डीजल महंगा क्यों, पेट्रोल महंगा क्यों, महंगाई क्यों, बेरोजगारी क्यों, आप तथ्य दीजिए ना। ये गरीब का अपमान नहीं है, ये गरीबों के हालत का विश्लेषण है कि आज गरीब किस हालत में खड़ा है, गरीबों को आपने कहां पहुंचाया है, ये किस हालत में पहुंचा दिया आपने। ये वही गरीब जिसको आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, वो इस चुनाव में अपने अपमान का बदला लेगा, आप निश्चित रहिए। आपसे वो अपने अपमान का बदला लेगा, क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी कौम ऐसे लोगों को माफ नहीं करती, ऐसे लोगों को माफ नहीं करती। ठीक बात, जो लोग आम जनता का अपमान करते हैं। ठीक बात अनूप, हो गया। अब सब ठीक। हाँ, पाकिस्तान में जरा नितेश जी से पूछिए कि क्या आप पेट्रोल लीडर है? ये लोग बिना पढ़े विधेयक पर आकर प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। अभी चीन में क्या भाव बिका है? चीन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। चीन में क्या भाव है? चीन का भाव बताइए, नेपाल का भाव बताइए, लंका का भाव बताइए, भूटान का भाव बताइए, आप बताइए। पाकिस्तान का भाव 122 रुपए पेट्रोल। अरे आपके पास पाकिस्तान और मुसलमान का भाव कुछ है?
पाकिस्तान और मुसलमान सो के तो आप कुछ है नहीं। चलिए, हो गया। सो के सुबह उठे पाकिस्तान, रात में सोए मुसलमान, बस दो चीज के अलावा आपके पास कुछ नहीं। अगर दो चीजों से आगे जाइए। मैंने अभी तक पाकिस्तान का एक भी बार नाम नहीं लिया। एक्चुअल में आप लोगों को पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तो नींद आई नहीं सकती है, और ना तो आप कोई डिबेट कर सकते हो, ना भाषण कर सकते हो। आप चार शब्द ना बोलो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, संविधान कब्रिस्तान, तो आपकी कोई भाषण नहीं हो सकता, कोई डिबेट नहीं हो सकती। अब सुन लो, आप डिबेट को डिस्टर्ब मत करो, आप सुन लो। अभी आपने बहुत तेजी से मुद्दे को डाइवर्ट किया। एक तो आप लोगों के यहाँ बेइज्जती बहुत जल्दी हो जाती है, सबका अपमान बहुत जल्दी हो जाता है, आपका खून खौलने लगता है। अब आपका हिंदुत्व और मुद्दा चलेगा नहीं। आपको याद होगा कि बार बार कहते हो कि 89 में ये हुआ, 90 में ये हो गया, कार से हुक्म को। इसके बाद कितने बार समाजवादियों ने सरकार बनाई। अब आपका मंदिर का मुद्दा खत्म, 2 साल हो गए। 16 अक्टूबर 2019 को आया था फैसला, 2 साल हो गया, अभी तक मंदिर कुछ नहीं हुआ। जनता को रोटी चाहिए, आत्मनिर्भर बनाइए। क्यों आप 15 किलो अनाज लेकर खड़े हो? आप इस हालत में लाने वाला कौन? जनता को, 80 करोड़ जनता को इस हालत तक पहुंचाने वाला कौन? ये पर कभी आपने चिंतन किया है? इस पर कभी आप मंथन किया है? आपने उनको 15 किलो राशन पर लाकर खड़ा करने के हालात किसने पहुंचाए? नितिन, बस आखिरी सवाल नितिन, जरा एक सवाल बताइए कि मेरा आपसे केवल एक सवाल ये है कि चाचा भतीजे के एक होने से 2022 के चुनाव में क्या असर दिखने जा रहा है? क्योंकि आप तो पहले ही कह चुके हैं कि 400 सीट हम लेने वाले हैं। क्या अब असर आपको दिखेगा, बताइए। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पहले से ही बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके का कोई काम नहीं किया। जनता नाराज और निराश है। आदरणीय शिवपाल सिंह जी के साथ आने से उसमें और 4 चांद लगेंगे। वो हमारी जो जीत का अंतर है वो और बढ़ेगा। चलिए, हो गया। बेरिया जी, आपको लग रहा है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा और चुनाव में ये जो चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, जो उनकी एकजुटता है, वो एक नया गुल खिलाएगी? देखिए, इसके समाजवादियों के सरपरस्त माननीय नेताजी अभी हैं, और जब तक नेताजी हैं तब तक ऐसी कोई बात होने वाली नहीं है जिसकी आस लगाए भाजपा के लोग बैठे हैं। ये परिवार एक रहेगा, परिवार मिलकर चुनाव लड़ेगा। अब एका होगा, मर्जर होगा, विलय होगा, क्या होगा, ये तो उन दोनों नेताओं के बीच की बात है, और इनके साथ साथ नेताजी बैठे हुए हैं। तो ये सब तय करना उन तीनों लोगों का काम है, और तय कर लेंगे। उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका भी नहीं है, और ना हम लोग कुछ बता सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि जिस चीज में हम खुद अंधेरे में हैं, तो उस चीज के बारे में आपको कोई क्लियर करे ना हम कर सकते हैं, ना मेरे समझ में नितिन भी नहीं कर सकते। तो उस चीज को हम लोगों को कहना बेकार की बात है। लेकिन इतना हम जरूर आपको आश्वस्त करते हैं कि चूंकि हमारे समाजवादियों के सरपरस्त नेताजी अभी हैं, और जब तक नेताजी हैं तब तक समाजवादियों की इस बार सरकार बनने से कोई रोक नहीं सुना अनूप ने, बस आखिरी रिएक्शन, इस बार समाजवादियों की सरकार बनने जा रही, कोई रोक नहीं पाएगा, बताइए क्या कहेंगे? अनूप जी की आवाज नहीं आ रही। अनूप जी बताइए क्या कह रहे हैं? ये तो बेरिया जी और नितिन जी के बाद से लग गया कि ये परिवारवादी पार्टी है। और ये बात इन्होंने कहा, हमारे सरपरस्त मुलायम सिंह, भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव अपनी नीतियों, सिद्धांतों, जनता की सेवा और जिस तरीके से हम 5 वर्षों तक जनता के बीच रहे, सेवा समर्पण के भाव से, इसी नीति को लेकर पुनः जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे कि अब 85 करोड़ लोग गल्ले की लाइन पे लगेंगे, डीजल 200 रुपए लीटर बिकेगा, पेट्रोल 200 रुपए लीटर जाएगा, बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाएगी, महंगाई और बढ़ेगी, आदमी जी नहीं पाएगा, आत्महत्याएं बढ़ेंगी, नौकरी, इनका इतना साफ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी आपको, बेरिया जी आपको, और नितिन जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आपने बात की है। निश्चित रूप से आज का दिन 2022 के चुनाव के लिए एक नया अध्याय खुल गया है, और ये अध्याय कहाँ तक और कितना मजबूती के साथ
इस चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा, ये तो 2022 का परिणाम ही बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।